सो पहली वीडियो जो थी हमारी वो ज़रा स्टॉप हो गई है, तो ये पार्ट 2 समझने इसका, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम पावर कैलकुलेट करना चाह रहे थे इसकी। तो जो पावर हमने कैलकुलेट करनी है नैंड गेट की, वो यूजिंग वही कैलकुलेटर जो है हम उसको यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो पावर बेसिकली एवरेज पावर होती है किसी भी सिग्नल की, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये वीटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हम आउटपुट सिग्नल की पावर को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम आउटपुट सिग्नल सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वीटी आ गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन पैनल में जाके फंक्शन पैनल में जाके फंक्शन पैनल में जाके आपने यहाँ से एवरेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ सिग्नल नहीं सिलेक्टेड, तो दोबारा हम जो है वो सिग्नल सेलेक्ट करने हैं, पहले आउटपुट वाला। यहाँ से आउटपुट सिग्नल सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आपने जाके यहाँ से एवरेज पे प्रेस करना है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज ले लेगा, तो जो वो एवरेज होगी हमारी आउटपुट पावर होगी। तो आपने यहाँ से अपेंड एवेलुएट पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास 537.5 मिली वाट जो है इसकी जो है वो पावर आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी जो है वो एवरेज पावर भी कैलकुलेट कर लेनी है आउटपुट सिग्नल की। अब आपने होम टास्क में क्या करना है कि आपने होम टास्क में नॉर गेट जो है ना, उसको आपने उसका स्कीमेटिक ड्रा करनी है, उसकी सिंबल भी बनानी है। सिंबल बनानी मैंने आपको बताई थी, तो अभी मैंने इसमें नहीं ड्रॉ की, तो क्योंकि मेरी जो एनालिसिस था वो ट्रांजिएंट एनालिसिस बगैर सिंबल की भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंबल अगर आप बनाएंगे तो फिर उसको आप नया एक सेल व्यू क्रिएट करेंगे और उसमें जो है उस सिंबल को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल भी ड्रॉ करके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं और इसी तरह स्कीमेटिक बना के भी, ठीक है। तो आपने सिंबल भी उसकी ड्रॉ करनी है नॉर गेट की, और उसके बाद आपने ये पावर आउटपुट पावर एवरेज आउटपुट पावर, उसके बाद फॉल टाइम, राइज टाइम और डिले, ये तीन चीज़ें चार चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लोड कैपेसिटर के लिए जो है ना आपने सेलेक्ट करनी है। अब जो इन्वर्टर वाली लैब थी ना, उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत साइजिंग के बारे में बताया था कि प्रॉपर साइजिंग क्या होती है। मैंने थोड़ा इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू कह रहा हूँ, टच दिया था आपको, कोई इतना ख़ास मैंने नहीं बताया था। तो वो बेसिकली एक लैब 5 है जो है टिपिकली ट्रांजिस्टर साइजिंग के लिए। तो इस वजह से जो है ना मैं आपको अभी प्रॉपर साइजिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा। तो आपने अभी क्या करना है, आपने सिर्फ जो है ना वो जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना, पैरामीटर्स हैं, आपने उन्हीं को लेके और आपने इसकी जो है ना वो साइजिंग कर देनी है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ही है, आपने इसको इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। फिर हम जो नेक्स्ट लैब है ना, इसमें इसकी प्रॉपर साइजिंग करेंगे, ठीक है। और उसमें इसका एक डीसी ट्रांजिएंट एनालिसिस भी करेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स पे इसके बिहेवियर क्या है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लैब में आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगी ट्रांजिस्टर साइजिंग। अच्छा, उसके बाद इन्वर्टर की लैब में मैंने ट्रांजिएंट एनालिसिस नहीं कराया था, उसका भी सेम यही प्रोसीजर है इन्वर्टर में जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है, तो वो भी कर लेते हैं। तो इसको आपने बंद कर लेना है। अच्छा, अब जो ट्रांजिस्टर साइजिंग है ना, सॉरी इन्वर्टर की जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है ना, उसके लिए आपने प्रॉपरली वही साइज्ड इन्वर्टर लेना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2.5 टाइम्स साइज़ होता है पी मॉस का। कुछ इस तरह की स्कीमेटिक थी इन्वर्टर की, ठीक है। तो ये वही सेम स्कीमेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने दोबारा ड्रॉ की है जो मैंने आपको पहले ड्रॉ करवाई थी, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था कि सर आपकी जो लैब मैनुअल में पिक्चर होती है वो डिफरेंट होती है या डिफरेंट तरीके से हुई होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको सप्लाईज लगवाई थी इन्वर्टर में, उसमें मैनुअल में भी माइट भी सप्लाई लगी, तो ये एक आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दोबारा ड्रॉ किया, तो अब ये सेम तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। तो ये इन्वर्टर की पिन्स हैं, चूँकि हमने इनको फिर जो है वो दोबारा वर्चुअली हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ADL में जाएंगे, इसमें जाके आपने इनको वर्चुअली जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर देनी है। अब जैसे VDD है, ये एक DC फंक्शन है, तो इसको हम वैल्यू दे देंगे 1 वोल्ट्स।
अब ये इनेबल होगी। इसके बाद जो ए है वो हमारी इनपुट है, ये पल्स है, इसकी जो मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी पल्स वेट 5 नैनो, ये 5 माइक्रो रख लें, और इसकी जो टाइम पीरियड है उसको 10 माइक्रो रख लेते हैं, 10 माइक्रो, दैट्स इट। अब आपने इसको ओके कर देना है। तो अभी हमारी जो इन्वर्टर की सप्लाईज हैं वो कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको आउटपुट सेलेक्ट करनी है, बल्कि पहले से पहले आपने एनालिसिस चूज़ करना है कि कौन सा आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो चूँकि हम ट्रांजिएंट एनालिसिस चूज़ करेंगे, स्टॉप टाइम 100 माइक्रो कर दें और ओके कर दें। उसके बाद आपने आउटपुट सेलेक्ट, इनपुट और आउटपुट सेलेक्ट करनी है जो आपने प्लॉट करनी है, इनपुट और आउटपुट। तो ये आपके पास इनपुट आउटपुट आ गई। अब आपने इसको रन कर देना है। तो ये आपके पास जो है ना वो आउटपुट आ जाएगी इन्वर्टर की, ठीक है। अब प्रॉपरली साइज्ड इन्वर्टर है ये, ठीक है। तो अब हम इसकी कैपेसिटेंस को ज़रा इंक्रीज़ करते हैं। तो इसकी मैं कैपेसिटेंस को कर देता हूँ 1 पिकोफैरेड। इसको पहले आपने सेव करना है, चेंजिंग करके आपने इसको पहले सेव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा रन करना है। सो यहाँ पे जब आपकी 100 फेमटो लगी है हो या ऑलमोस्ट 10 पिको तक भी इन्वर्टर जो है ना वो उसकी आउटपुट वेव फॉर्म में जो है ना वो इतना डिस्टॉर्शन नहीं आती, उसका राइज टाइम, फॉल टाइम या डिले जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। ये देखिए मैं चेक कर रहा था कि इसकी जो है वो आउटपुट वेव फॉर्म जो है ना वो उस हिसाब से चेंज नहीं होती जिस तरह नैंड गेट की होती है। लाइक मैं यहाँ पे अगर 1 पिकोफैरेड का कैपेसिटर लगाता हूँ जो कि नैंड गेट के लिए काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रहा था, तो इसको अगर हम रन करें, चूँकि ये प्रॉपरली एक साइज्ड ट्रांजिस्टर है ना इन्वर्टर, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो अभी इसको पहले आपने सेव कर लेना है इस चेंजिंग्स को, उसके बाद आपने इसको रन करना। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रॉपर साइजिंग के बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि आपका डिले टाइम, राइज टाइम, फॉल टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और अगर है भी सही तो वो दोनों साइडों पे कांस्टेंट होगा। मतलब राइज टाइम, फॉल टाइम की साइड अगर आप राइजिंग एज की तरफ से डिले कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम होगा, अगर आप फॉलिंग एज वाली साइड से डिले कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम होगा। अब एक और डिले जनरेट करने का, डिले कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है कि आप इसको ऐसे जूम इन करें, ठीक है। आप इस वेव की 50% पे, ऑलमोस्ट 50% पे, ठीक है, एम प्रेस करें और इस वेव के 50% पे डी प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी एक्स है ऑलमोस्ट 13.989, ठीक है। तो इतना जो है ना प्रोपोगेशन डिले है।
ये ऑलमोस्ट कितनी आउटपुट वेव जो है वो कितना लेट जो है वो रिएक्ट कर रही है इनपुट वेव पे, ठीक है। तो ये जो इनमें थोड़ा हल्का सा 13.8 नैनो सेकेंड है, ठीक है। तो ये प्रोपोगेशन डिले है। इसी तरह अगर आप फॉल्ट टाइम पे चेक करें तो इसका 50% पे आपने एम्प्रेस करना है और इधर से 50% पे आप डीप्रेस कर दें, ठीक है। तो ये देखें ऑलमोस्ट सेम, दोनों साइडों पे ऑलमोस्ट सेम, 13.9 है और 14, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम एक डिले है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर साइजिंग का एक बेनिफिट है, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर मैं ट्रांजिस्टर कैपेसिटर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको 1 माइक्रो तक लेके जाऊँगा, तब जाके ये कैपेसिटर जो है वो इतना अब ये जो इन्वर्टर है ना, बेसिकली ये 1x इन्वर्टर है। आप कह लें कि ये 1x इन्वर्टर क्या होता है कि हमारा जो साइज़ है ना, वो मैंने इसका मिनिमम 120 है टेक्नोलॉजी वाइज। अगर हम देखें तो 120 नैनोमीटर जो है ना इसका टेक्नोलॉजी का साइज़ है, इसकी विड्थ जो है 120 नैनोमीटर मिनिमम, ठीक है। तो ये मैंने इसको कोई ज़्यादा, अगर मैं विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फिर ये मेरी इसकी विड्थ 600 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो 2x हो जाएगा। तो जो मैं मिनिमम पैरामीटर्स को मैं अगर फिर मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो अब जो ये, अब अगर इसको मैं 1 माइक्रो कर दूँ, ठीक है, तो इसकी वेव डिस्टॉर्ट हो जाएगी। लेकिन फिर अगर मैं इसको 2x इन्वर्टर कर दूँ तो क्या होगा, इसका चैनल विड्थ बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा कि इस कैपेसिटर को चार्जिंग करंट जो है ना वो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि चैनल विड्थ बढ़ जाएगी। चैनल विड्थ बढ़ जाएगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इस कैपेसिटर में, जल्दी चार्ज होगा और फिर हमें आउटपुट में। असल सारी जो वेव फॉर्म डिस्टॉर्ट होती है कि वो इस कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम की वजह से होती है, कि चार्जिंग टाइम इसके इतना बढ़ जाता है कि फिर हमारी नेक्स्ट वेव फॉर्म आ जाती है। तो ये सारी गेम है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 1 पिको से ऑलमोस्ट मैं इसको करता हूँ 1 पिको से 50 पिको कर देता हूँ, तो हमारे पास जो है ना वेव फॉर्म में डिस्टॉर्शन आएगी। हाँ, मैंने सेव शायद नहीं किया था, तो माइट भी दोबारा रन करना पड़े। तो अब देखें ये मैंने 50 पे कर दिया, तो इसका अब जो है वो हल्का फुल्का जो है वो राइज टाइम जो है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी हायर कैपेसिटेंस पे जाके जो है ना ये इन्वर्टर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन दे रहा है। तो अगर हम इसका राइज टाइम और फॉल टाइम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। मैं इसके 90% से मार्कर प्रेस करूँगा ऑलमोस्ट 90% पे, ठीक है, और इसको मैं ऑलमोस्ट 20% पे क्लोज कर दूँगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 771 नैनो सेकेंड, ठीक। अब मैं इसके 90% से और इसके 20% तक ऑलमोस्ट जो है वो तो ऑलमोस्ट 658, थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होता है डिले, राइज टाइम, फॉल टाइम और डिले दोनों साइडों पे, ठीक है। मतलब राइजिंग एज और फॉलिंग एज वाली साइड पे। तो इस तरह आपने इसका जो है वो कैलकुलेट करना है, राइज टाइम, फॉल टाइम और डिले किस तरह करना है। कि इसकी 50% पे मैं मार्कर प्लेस करता हूँ और इसकी मैं 50% पे जाके इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा, ये अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो ये आ जाएगा 386 नैनो सेकेंड जो है वो हमारा प्रोपोगेशन डिले है राइजिंग एज वाली साइड पे, ठीक है। इसी तरह फॉलिंग एज वाली साइड पे यहाँ से देख लेते हैं। सॉरी, ये फॉलिंग एज है और ये राइजिंग एज होगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मैंने इसका 50% पे मार्कर प्लेस किया और इसके 50% पे जाके मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो ये 316 है और ये 386 था, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये था आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ सीमॉस इन्वर्टर।
तो होम टास्क आपका सिर्फ आपने जो है ना वो करना है नॉर गेट, और इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस आपने मुझे देना है इन्वर्टर का, ठीक है। तो आप नैंड गेट बेशक सिर्फ जो है ना उसकी वीडियो देखें, उससे समझें और फिर आप नॉर गेट इम्प्लीमेंट कर लें।